हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदु द्विवेदी सुधम्स लर्निंग में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है छंद। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को बच्चे कठिन मानकर छोड़ देते हैं या उसे ठीक से न समझ पाने के कारण छंद का प्रश्न हल करते समय गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण परीक्षा में छंद के लिए निर्धारित अंक वे गंवा देते हैं। आज हम छंद को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। मेरा दावा है कि इसके बाद आप छंद इस विषय को इतनी अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि उसे पहचानने और लिखने में जीवन में आपसे कभी कोई भूल नहीं होगी। क्योंकि मैंने छंद को बहुत ही बारीकी और सारगर्भित ढंग से समझाने की यहाँ पर कोशिश की है, इसलिए हमने इस वीडियो को 2 भागों में बांट दिया है। आइए हम छंद के पहले भाग की शुरुआत करते हैं। कुछ विद्यार्थी छंद को बहुत कठिन विषय मानते हैं। कुछ एक विद्यार्थियों का ऐसा मानना है कि आज के समय में छंद क्यों पढ़े जाते हैं, क्योंकि ये तो कविता की प्राचीन परिपाटी है। छंदबद्ध रचनाएं पहले लिखी जाती थीं। आज के समय में इन्हें पढ़ने की क्या प्रासंगिकता है। कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि छंदों को समझना निहायत कठिन है, इसलिए क्यों न इस विषय को ही छोड़ दिया जाए। तो बच्चों, ध्यान से समझिए कि छंद आज भी प्रासंगिक है। छंदबद्ध रचनाएं आज भी की जाती हैं। छंदों के द्वारा आज भी कविता की शोभा बढ़ाई जाती है और छंद को समझना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप छंद का अर्थ जान लीजिए, छंद की परिभाषा समझ लीजिए, छंद के अंगों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और फिर छंद के विभिन्न प्रकार उदाहरण सहित समझ लीजिए और उन्हें दोहराते रहिए। तब देखिए कि बार बार दोहराने से आपको यही कठिन लगने वाले छंद बहुत सरल लगने लगेंगे और छंद आपको पसंद भी आने लगेंगे। आइए सबसे पहले हम छंद का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। हिंदी भाषा के काव्य में लय न हो तो काव्य में सुंदरता का अनुभव नहीं हो सकता। यही लय लाने के लिए कविता या गीत में वर्णों की संख्या और स्थान से संबंधित नियमों का निर्धारण किया जाता है, जो छंद के द्वारा होता है। छंद कोई नई नियमावली नहीं है। यह वेदों के समय में भी प्रयुक्त होते थे, तभी तो वेदों के सभी सूत्र भी छंदबद्ध हैं। छंद काव्य में सरसता और संगीतात्मकता जोड़कर उसे रुचिकर और मनोहर बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम छंद शब्द का अर्थ जान लेते हैं। छंद का शाब्दिक अर्थ बंधन होता है। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना, खुश करना। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल ऋषि थे। दूसरे शब्दों में हम यूँ समझ सकते हैं कि छंद शास्त्र का उल्लेख आचार्य पिंगल द्वारा रचित पिंगल शास्त्र नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम मिलता है, इसलिए छंदों को पिंगल भी कहते हैं। मात्रा और वर्णों की गणना से बना पद्यबंध छंद है। छंद पद्य में अर्थात काव्य में ही होते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों कि गद्य विभाग में छंदों का प्रयोग या उनकी रचना नहीं होती है। छंद काव्य में ही प्रयुक्त होते हैं। अब हम छंद की परिभाषा समझ लेते हैं। बच्चों, छंद को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाओं को यहाँ आपके सामने रखा गया है। पहली परिभाषा के अनुसार वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा गणना एवं
यति गति आदि नियम को ध्यान में रखकर जो शब्द योजना बनाई जाती है उसे ही छंद कहते हैं। दूसरी परिभाषा के अनुसार वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। तीसरी परिभाषा है आह्लादित करे, प्रसन्न करे, वह छंद है। चंदति ऋष्यति येन दीप्यते वा तच्छंद। चौथी परिभाषा है वाक्य में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यतिगति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। बच्चों, हम सभी के मन में एक प्रश्न उठता है कि छंद क्यों रचे जाते हैं या छंदों को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें ये जानना होगा कि इन छंदों की विशेषता क्या है, किस कारण से हम इन्हें रचते या पढ़ते हैं। तो आइए हम छंदोबद्ध रचनाओं की विशेषताओं की बात करते हैं। पहला है छंद कविता के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। छंद से काव्य पाठ करते समय हृदय को सौंदर्य बोध होता है। छंद सरस होने के कारण मन को भाते हैं। छंद के निश्चित लय पर आधारित होने के कारण वे सुगमतापूर्वक गाए जाते हैं और कंठस्थ हो जाते हैं। छंदों के कारण पद्य रचना यानी कविता सुपाठ्य और मनोहर बन जाते हैं। छंदोबद्ध रचनाएं सुनने और सुनाने में मज़ेदार होती है। छंदोबद्ध रचनाएं गेय होने के कारण स्मृति में अधिक दिनों तक बनी रहती है। छंदोबद्ध रचनाओं के स्मरण हो जाने पर तार्किक शक्ति बढ़ जाती है। गंभीर विषयों को छंदों में लिखकर सुगम बनाया जा सकता है। छंद का आधार रहने पर बड़े बड़े विचारों को कम शब्दों में प्रकट किया जा सकता है। अब हम छंद के अंगों की बात करते हैं। छंद के 8 संगठक तत्व होते हैं जो इस प्रकार हैं। इन 8 तत्वों को बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये हमें ध्यान में रखना है। अगर ये 8 तत्व हमें समझ में आ गए तो हमें पूरा छंद समझ में आ जाता है। पहला तत्व है चरण या पाद, दूसरा वर्ण, तीसरा मात्रा लघु गुरु, चौथा क्रम, पांचवा यति, छठवां गति, सातवां तुक और आठवां है गण। छंद का पहला तत्व है चरण। छंद कुछ पंक्तियों का समूह होता है। छंद की हर पंक्ति को चरण या पाद कहा जाता है। चरण का अर्थ होता है पंक्ति। सामान्यतः एक छंद में 4 चरण होते हैं। चरण छंद का चौथा हिस्सा होता है। हर चरण में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। छंद के प्रथम और तृतीय चरण को विषम चरण तथा द्वितीय और चौथे चरण को समचरण कहते हैं। समचरण, सम का अर्थ होता है समान। छंद के दूसरे और चौथे चरण को समचरण कहा जाता है। विषम चरण, विषम का अर्थ होता है असमान। छंद के पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहा जाता है। छंद का दूसरा तत्व है वर्ण। वर्ण अर्थात अक्षर। ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। छंद में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। छंद के चरणों को वर्णों की गणना के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। मात्रा, मात्रा छंद का तीसरा तत्व है। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। छंद शास्त्र में मात्रा का बहुत महत्व है। मात्रा की दृष्टि से वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, लघु या ह्रस्व, दूसरा है गुरु या
दीर्घ। पहला, लघु या ह्रस्व। जिन्हें बोलने में कम समय लगता है उसे लघु या ह्रस्व वर्ण कहते हैं। इसका चिन्ह अंग्रेजी का आई अक्षर या हिंदी का खड़ी पाई इसके समान होता है। दूसरा है गुरु या दीर्घ। जिन्हें बोलने में लघु वर्ण से ज़्यादा समय लगता है उन्हें गुरु या दीर्घ वर्ण कहते हैं। इसका चिन्ह अंग्रेजी के एस की तरह होता है। ह्रस्व स्वरों की एक मात्रा व दीर्घ स्वरों की दो मात्राएं होती हैं। जैसे नाम इस शब्द में ना की दो मात्राएं और म की एक मात्रा है। इस तरह नाम में कुल 3 मात्राएं हैं। ध्यान रखिए कि लघु छोटा है इसलिए इसकी एक मात्रा और गुरु बड़ा है इसलिए इसकी 2 मात्राएं होती हैं। यदि आपने इस तरह से मात्राओं को ध्यान में रखा तो अमात्रा लगाने में आपकी गलती नहीं होगी। चलिए लघु और गुरु को थोड़ा और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। छंद में एक मात्रा वाला अक्षर लघु कहलाता है। इसका चिन्ह अंग्रेजी के आई या हिंदी के खड़ी पाई के अनुसार होता है। लघु की मात्रा समझने के लिए हम उदाहरण के तौर पर शब्द लेते हैं सहज। इन तीनों अक्षरों पर कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। मात्रा न लगे होने के कारण इनकी मात्रा लघु मानी जाती है। इस तरह से स की एक मात्रा, ह की एक मात्रा और ज की एक मात्रा यानी लघु लघु लघु, इस तरह से इनकी 3 मात्राएं होती हैं। बात करते हैं गुरु की। छंद में 2 मात्राओं वाला अक्षर गुरु कहलाता है। इसका चिन्ह अंग्रेजी के एस अल्फ़ाबेट की तरह होता है। गुरु के उदाहरण को समझने के लिए हम सीता इस शब्द को लेते हैं। सीता के स में बड़े ई की मात्रा लगी हुई है और त में आ की मात्रा लगी हुई है। इस तरह से सी गुरु है और ता भी गुरु है। तो इन दोनों अक्षरों में गुरु की मात्रा लगने के कारण गुरु को 2 गिना जाता है, इसलिए यहाँ पर हुई 4 मात्राएं। छंद में वर्णों का लघु एवं गुरु होना उच्चारण आधारित है। समझ में आया बच्चों? नहीं तो चलिए छंद में मात्रा निर्धारण से संबंधित नियम को हम अच्छी तरह से जान लेते हैं। इसके नियम में पहला नियम है मात्रा सदैव स्वर वर्णों पर प्रयुक्त होती है। व्यंजन वर्णों पर मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा है अ, ए, ओ, रे, लो, ये लघु मात्रा है अर्थात इनकी एक मात्रा गिनी जाती है। तीसरा नियम है कि आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ ये गुरु मात्रा है अर्थात इनकी 2 मात्रा गिनी जाती हैं। चौथा नियम है कि संयुक्त अक्षरों के पूर्व का वर्ण लघु होते हुए भी गुरु माना जाता है। जैसे कि हमने अभी अत्याधुनिक देखा था। अत्याधुनिक में त्या के पहले वाला शब्द अक्षर है अ और इसी वजह से अ लघु होते हुए भी गुरु माना जाता है। तो इस तरह से इसमें 6 मात्रा हुई। 5वां नियम है ह्रस्व स्वर के साथ अनुस्वार होने पर गुरु मात्रा लगती है। 6वां है ह्रस्व स्वर के साथ अनुनासिक होने पर गुरु मात्रा लगती है। 7वां नियम है दीर्घ स्वरों के साथ अनुस्वार या अनुनासिक होने पर गुरु मात्रा लगती है। 8वां है किसी ह्रस्व स्वर के तुरंत बाद संयुक्ताक्षर या आधा अक्षर या हलंत वर्ण होने पर गुरु मात्रा लगती है। 9वां नियम है ह्रस्व स्वर के साथ विसर्ग होने पर गुरु मात्रा लगती है। बच्चों, अगर आप छंद में मात्रा निर्धारण से संबंधित इस नियम को बार बार पढ़कर अच्छी तरह से समझ जाएं तो आप मात्रा लगाने में कोई चूक नहीं कर सकते। छंद का
अगला तत्व है क्रम। छंद में वर्ण और मात्रा की व्यवस्था को क्रम कहते हैं। जैसे यदि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, दोहे के चरण को चित्रकूट चित चारु राम कथा मंदाकिनी रख दिया जाए तो दोहे का सारा क्रम बिगड़कर सोरठा का चरण हो जाएगा। अतः छंद में क्रम का विशेष ध्यान रखा जाता है। हम छंद के अगले तत्व की बात करते हैं जो है यति। पद्य पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम दिया जाता है उसे यति कहते हैं। सामान्यतः छंद के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। यति से छंद में विराम कहाँ लेना है इसका पता चलता है। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ चिन्ह हैं जो कि यति के चिन्ह के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यहाँ पर सागर और उजागर के बाद जो विश्राम लिया गया उसी को यति कहते हैं। छंद का अगला तत्व है गति। गति का अर्थ लय है। छंदों को पढ़ते समय मात्राओं के लघु अथवा दीर्घ होने के कारण जो विशेष स्वर लहरी उत्पन्न होती है उसे ही गति या लय कहते हैं। हर छंद में एक प्रकार का प्रवाह होता है जिससे उसमें माधुर्य आता है और पाठ लयपूर्ण हो जाता है। इस पद प्रवाह को ही गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो पाठ में ये जो लय है यही लय उसकी गति है। छंद का अगला तत्व है तुक। तुक चरणों के अंत में उपस्थित वर्णों में समानता होने के कारण उत्पन्न होने वाली लयबद्धता से बनता है। समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को तुक कहा जाता है। छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं। जिन छंदों में तुक नहीं मिलता है उन्हें अतुकांत और जिनमें तुक मिलता है उन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। पद्य प्रायः तुकांत होते हैं। छंद का अंतिम और 8वां तत्व है गण। बच्चों, गण का अर्थ होता है समूह। छंद में 3 वर्णों के समूह को ही गण कहा जाता है। वाणिक छंद में वर्णों की गणना इसी गण के द्वारा होती है। गण 8 प्रकार के होते हैं। इसका सूत्र है यमाता राजभान सलगा। प्रत्येक गण में प्रथम अक्षर के साथ अगले 3 अक्षर का एक गण होता है। जैसे पहला अक्षर है य, इससे यमाता इन 3 अक्षरों का य गण बनता है। इस प्रकार आरंभ के 8 अक्षरों से 8 गण बनते हैं और अंत के ल अक्षर से लघु और ग अक्षर से गुरु होता है। गणों की कुल संख्या 8 है। य गण, म गण, त गण, र गण, ज गण, भ गण, न गण और स गण। आइए हम छंद के सूत्र को, उसके गण को, गणों के लक्षणों को, उसके चिन्ह को उदाहरण के साथ और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं इस टेबल के द्वारा। स्क्रीन पर आपको जैसा दिखाई दे रहा है बच्चों, उसमें 8 गण पूरे विस्तार के साथ समझने की दृष्टि से बहुत ही बारीकी से चिन्हित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इन गणों के अनुसार मात्राओं का क्रम वाणिक वृत्तों या छंदों में होता है। मात्रिक छंद इस बंधन से मुक्त होते हैं। गणों के नाम, सूत्र, चिन्ह और उदाहरण इस प्रकार है। सूत्र है यमाता राजभान सलगा। बच्चों, इस सूत्र को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए
और जब ये सूत्र आपको याद हो जाएंगे तो गण किस तरह से हमें पहचानने हैं। इस सूत्र में आप देखिए 10 अक्षर हैं। अंत के 2 अक्षरों को छोड़कर प्रथम अक्षर य से हमें क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह 3-3 अक्षरों के समूह को पकड़ना है। जैसे पहले हम देखेंगे य गण, जिसमें य, मा, ता इस तरह से 3 अक्षरों का समूह होगा। दूसरे गण में य छोड़ देंगे और दूसरे अक्षर से 3 अक्षर लेंगे, मा, ता, रा, वह म गण होगा। तीसरा है त, और त से 3 अक्षरों की जोड़ी बनी ता, रा, ज, जो कि त गण होगा। और फिर चौथा अक्षर है र। र से 3 अक्षरों का समूह बना रा, ज, भा, यह र गण है। उसके पश्चात है ज गण, जो कि ज, भा, न इन 3 अक्षरों की जोड़ी से बना। और फिर भ गण, जो भा, न, स इन 3 अक्षरों की जोड़ी से बना। उसके पश्चात है न गण, न, स, ल इन 3 अक्षरों की जोड़ी से। और अंतिम 8वां गण है स गण, जिसे कि स, ल, गा इन 3 अक्षरों की जोड़ी से बनाया जाता है। चूँकि उसके बाद ल के लिए 3 अक्षरों की जोड़ी नहीं है, केवल ल और ग बचा, इसलिए 8 गणों के बाद ल और ग लघु और गुरु के संकेत चिन्ह हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपके लिए पूरा टेबल समझना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे पहला गण है य गण। य गण में य माता यह सूत्र है, जिसे इस लक्षण से पहचाना जा सकता है आदि लघु शेष गुरु, जिसका चिन्ह है लघु गुरु गुरु। उदाहरण है भगाना। दूसरा है म गण, जिसे मा, ता, रा इसके द्वारा जाना जा सकता है, जिसे लक्षण के तौर पर हम जान सकते हैं तीनों गुरु, यानी इसमें तीनों गुरु होते हैं और इसका उदाहरण है मायावी। तीसरा गण है तगण। तगण का अक्षर समूह है ता, रा, ज, जो इसका सूत्र है। इसका लक्षण है अंत लघु, अर्थात गुरु गुरु लघु, जिसका उदाहरण है तालाब। चौथा गण है र गण, जिसका अक्षर समूह और सूत्र है रा, ज, भा। इसका लक्षण है मध्य लघु, तो गुरु लघु गुरु, उदाहरण है राम जी। पांचवा गण है ज गण, जिसका सूत्र है ज, भा, न। लक्षण है मध्य गुरु, चिन्ह है लघु गुरु लघु, उदाहरण है रमेश। छठवा है भ गण, सूत्र है भा, न, स। लक्षण है आदि गुरु, चिन्ह है गुरु लघु लघु, उदाहरण है भारत। सातवां गण है न गण, सूत्र है न, स, ल। लक्षण है सब लघु, चिन्ह है लघु लघु लघु, उदाहरण है नगर। आठवां गण है सगण, सूत्र है स, ल, गा सलगा। लक्षण है अंत गुरु, चिन्ह है लघु लघु गुरु, उदाहरण है रजनी। इसी के साथ छंद के वीडियो का प्रथम भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इसकी सारी बारीकियाँ जो कि छंद को समझने के लिए आवश्यक है आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई है। अगले वीडियो में हम छंद के प्रमुख भेद, उनके परिचय और प्रमुख मात्रिक छंदों के बारे में उदाहरण के साथ में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा परीक्षा में छंद से संबंधित प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं उन्हें हल करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ मैं डॉक्टर बिंदु द्विवेदी आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।